सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण बाय दिलबाग शास्त्री चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आइए आज हम पाठ 3 हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक नागार्जुन जी हैं, उनके द्वारा लिखे गए इस पाठ का सार समझते हैं। इस निबंध में लेखक उन नदियों का वर्णन करता है, उन नदियों के बारे में बताता है जो हिमालय से निकलकर सागर तक पहुँचने के मध्य कई रूप धारण कर लेती हैं, बना लेती हैं। लेखक ने अभी तक इन नदियों को दूर से ही देखा था। उसने पास से नहीं, केवल दूर से ही देखा था। मैदानी इलाकों में यह नदियाँ बड़ी गंभीर, उदास, शांत और अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत दिखाई देती हैं। किसी सभ्य समझदार महिला की तरह दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर भाव, श्रद्धा के भाव प्रकट होते हैं, श्रद्धा के भाव रखे जाते हैं। इन नदियों की धारा प्रवाह में वैसे ही डुबकी लगाया करता था। इन नदियों की धारा प्रवाह में लेखक वैसे ही डुबकी लगाया करता, डुबकी गोता लगाना, जैसे बच्चा अपनी माँ, दादी, मौसी या नानी की गोद में खेला करता है। लेखक ने नदियों को माँ की उपाधि दी है। मैदानी भागों में नदियाँ स्वरूपनी माता के समान बन जाती हैं, बनकर मानव जाति के पालन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। इसीलिए उनके मन में आदर का भाव सहज प्रकट हो जाता है कि नदियों को हम माता के समान मानते हैं, माँ की पदवी से सुशोभित करते हैं। लेकिन इस बार जब लेखक हिमालय की यात्रा पर गया तो इन नदियों का अलग ही रूप देखकर हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। हिमालय पर दुबली पतली कमज़ोर सी दिखने वाली गंगा, यमुना, सतलुज मैदानों में उतरकर इतनी विशाल बड़ी कैसे हो जाती हैं। यानी कि पहाड़ों पर इनका आकार छोटा होता है, मैदानी भागों में इनका आकार बड़ा हो जाता है। इनके व्यवहार की चंचलता और उल्लास मैदानों में क्यों दिखाई नहीं देती। यानी कि मैदानों में इनका उछलना कूदना बंद हो जाता है। हिमालय की गोद में अठखेलियाँ हंसी मजाक करती हुई इन बेटियों की बाल लीला को देखकर लेखक को जितना आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई, उतना कभी किसी छोटी लड़की या नन्ही कली को देखकर नहीं हुआ था। लेखक सोच में पड़ जाता है, सोचता है कि महान पिता कौन है? हिमालय का विराट अधिक प्रेम पाकर भी यह नदियाँ क्यों अतृप्त हैं, इनकी प्यास पूरी क्यों नहीं हुई है, तथा किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैन, उदास होकर, दुखी होकर ये आगे आगे भागती जा रही हैं। यह कौन सी मंजिल है, वह कौन सी मंजिल है जहाँ पहुंचकर इनकी प्यास बुझ सकेगी। यानी नदियों का उद्गम स्थान तो क्या है? हिमालय पर्वत है। और इनका आखिरी पड़ाव कौन सा है? समुद्र में जाकर ये शांत हो जाती हैं। बर्फहीन पहाड़ियाँ, हरी भरी घाटियाँ और गहरी गुफाएं जहाँ इनकी बाल क्रीड़ा होती है को छोड़कर ये आगे बढ़ जाती हैं। यानी कि अपने छोटे रूप को छोड़कर विस्तार रूप धारण कर लेती हैं। आगे जाकर जब ये मैदानी जंगलों में पहुँचती हैं तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते कि इनका आकार कैसा था, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई थी। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट शरारती बेटियों के लिए ज़रूर परेशान रहता होगा, लेकिन यदि हम उसकी बड़ी बड़ी चोटियों से पूछें तो सिवाय मौन के और कोई उत्तर नहीं मिलेगा। मौन मीन्स खामोशी, चुपचाप। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलुज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं। कुछ नदियां बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, जो हिमालय की ही बेटियां हैं। वास्तव में यह नदियां
असलियत में यह नदियाँ हिमालय के पिघले हुए, यानी कि हिमालय पर्वत पर बर्फ़ जमी रहती है, जो ही पिघलती है तो बर्फ़ का पानी इन नदियों में आता है। तो हृदय की बूंदें हैं जो इकट्ठा होकर, जब ये पानी बर्फ़ इकट्ठा होकर, जब ये बर्फ़ पिघलती है तो पानी इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। प्रवाहित मीन्स आगे बढ़ना, प्रवाह। यह वह समुंदर सचमुच सौभाग्यशाली, अच्छी किस्मत वाला है जिसे पर्वतराज, पर्वतों का राजा हिमालय की इन बेटियों का हाथ थामने का श्रेय मिला। श्रेय मीन्स प्रशंसा, प्रसिद्धि मिली। मैदानों में इन नदियों को देखकर शायद ही कोई यह अनुमान लगा ले, अंदाज़ा लगा ले कि वृद्ध हिमालय, बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। लेखक कहता है कि अपने पिता की गोद में नंग धड़ंग, यानी कि वस्त्रों के विहीन खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए तो सामान्य बात हो सकती है, साधारण सी बात होती है जो लोग इन्हें देखते हैं, लेकिन उसे वह रूप इतना लुभावना, आकर्षक लगता है कि वह हिमालय का ससुर तथा समुद्र को उसका दामाद कहने में भी जरा संकोच नहीं करता, लज्जा नहीं करता। कालिदास ने अपनी काव्य मेघदूत में बेतवा नदी को प्रेयसी प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है। लेखक कहता है कि पहाड़ी तथा मैदानों में नदियों के अलग अलग रूप देखकर कोई भी इस नतीजे पर, परिणाम पर पहुंचेगा कि काका कलेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, लोगों का हित करने वाली, भला करने वाली लोकमाता। परंतु लेखक माता मानने से पहले इन नदियों को बेटी के रूप में या प्रेयसी प्रेमिका के रूप में भी उसे देखता है। इतना ही नहीं, ममता का एक और धागा इन नदियों के साथ जोड़ा जा रहा है। वह इन्हें बहन भी बना लेता है। कभी उन्हें माँ बोलता है, कभी बहन, कभी बेटी, कभी प्रेयसी या प्रेमिका। क्योंकि तिब्बत में परेशान होकर वह सतलुज नदी के किनारे बैठा तो शीघ्र ही उसका मन तरोताज़ा हो गया। काका कलेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। लेखक इनसे बेटी, प्रेयसी, बहन आदि का भी संबंध रखता है। तिब्बत में लेखक उदास था। उस दोपहर वह सतलुज के किनारे पानी में डालकर अपने पैर बैठा तो कुछ देर में प्रगतिशील बहते हुए जल से वह इतना प्रसन्न हो गया और गुनगुनाने लगा। उसने कविता भी लिख डाली। आशा है इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद।